remembering our good old school days, let us revise the physics quantities which we studied in our school, like work, power, and energy. Work, as you remember, is product of force and displacement in the direction of force. स्कूल में सबने पढ़ा है ये. What is work? Work is product of force and displacement in the direction of force. Alternatively, work can be thought of as product of component of force in the direction of displacement and displacement का product. तो ये हम लोग समझने का कोशिश करते हैं विथ एन एग्जाम्पल. मान लो ये हमारे पास एक कुत्ता है. कुत्ते को हम लोग ने एक स्ट्रिंग्स अटैच किया है, एक रस्सी लगा दिया है जिससे हम लोग उसको खींच पाए. एक कुत्ते को हम लोग खींचने के लिए एक रस्सी लगाया. सो दिस इज द रोप और द स्ट्रिंग विच वी हैव अटैच्ड टू अ डॉग. अब ये जो रस्सी है ये हम लोग ऐसे खींचेंगे, हमारा हाइट कुत्ते से थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए हम लोग ये पुल फोर्स इस डायरेक्शन में करेंगे. वी विल पुल इन दिस डायरेक्शन. अब जो हमारा पुल का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ पुल, दैट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. ये जो हमारा पुल का डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ तो एंगल बना रहा है. लेट अस से थीटा. दिस एंगल विच वी सी हियर, द अक्यूट एंगल इज थीटा. अब कौन सा कंपोनेंट फोर्स का रिस्पॉन्सिबल है इस कुत्ते को आगे लेके जाने के लिए? इस फोर्स के, इस पुल फोर्स के दो कंपोनेंट है हमारे पास. वन कंपोनेंट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर कंपोनेंट इज द वर्टिकल कंपोनेंट. कुत्ता किस डायरेक्शन में आगे जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जाएगा या वर्टिकल डायरेक्शन में आगे जाएगा? ऑफ कोर्स कुत्ता आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा. द डॉग विल मूव इन horizontal direction. So the component of this pull force which is responsible for displacement of the dog is the horizontal component. तो ये एंगल हम लोग ने यहाँ पे थीटा माना है. तो इस फोर्स F का कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में रहेगा? F cos theta. So F cos theta is the force in direction of displacement. कुत्ता का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? The dog's displacement is in horizontal direction. And the component of force in the direction of displacement is F cos theta. ये कौन सा component है force का? F cos theta. F cos theta is the component of force in the direction of displacement and displacement of dog is S. So what is the work done? Product of this component of force in horizontal direction and displacement in horizontal direction. तो F cos theta is the force, displacement is S. तो F cos theta हमारा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट S है. सो इफ यू वांट टू रिवाइज वंस अगेन, व्हाट इज वर्क डन इन पुलिंग द डॉग? वी हैव अ पुल फोर्स विच इज F एंड वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ऑल्टरनेटिवली वर्क कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट. So we are having, what is the component of displacement, component of force in the direction of displacement? It is F cos theta. इस pull force F का कौन सा component displacement के direction में है? तो this angle is theta, तो F cos theta component displacement के direction में. तो what is work done? F cos theta into displacement S. So work will be F cos theta into displacement S. So work is F S cos theta. By definition of dot product, dot product क्या था? A dot B is AB cos theta. तो वैसे ही FS cos theta हो जाएगा F dot S. Therefore, work done is defined as dot product of force and displacement. तो ये हम लोग का work done का definition हो गया. यही हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा था. That is the definition of work done. सिर्फ dot product का यहाँ पे थोड़ा सा नया कंपोनेंट है. दिस इज द वर्क डन इफ द फोर्स इज कांस्टेंट. क्या हम लोग जब कुत्ते को पुल करेंगे तो कांस्टेंट फोर्स हमेशा लगाएंगे क्या, या वो फोर्स वेरिएबल होगा? थोड़ी देर मैंने कुत्ते को जोर से पुल किया, फिर थोड़ी देर कुत्ते को थोड़ा लाइटली पुल किया, फिर एकदम जोर से पुल किया, फिर थोड़ा एकदम लाइटली पुल किया. तो अवर फोर्स इज वेरिएबल. इफ अवर फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन.
work done is F dot S if the force applied is a constant force. Constant force के लिए work done का definition है dot product of force and displacement, F dot S. But if the work done is done by a variable force, हम लोग variable force लगा रहे हैं, घड़ी घड़ी force का value change हो रहा है, तो उस केस में work done is given by integration of F dx. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक टाइम पे फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मैंने कुत्ते पे कुछ फोर्स लगाया F1. F1 is the force on the dog for a displacement dx. In the next set of displacement dx, I will apply another force. Let us say F2. So what will be the total work done on the dog? The total work done will be the sum of individual work done. F1 dx, पहले हम लोग का छोटा वर्क dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है F1 इंटू dx. फिर अगले डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मैंने अगला फोर्स लगाया F2, तो वहां पे वर्क डन होगा F2 इंटू dx. फिर अगले डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा वर्क डन होगा F3 इंटू dx. So we will have the sum of work done F1 dx plus F2 dx plus F3 dx and so on. And summation is known as integration. हम लोग continuous sum जब करते हैं तो that process in mathematics is called as integration. Hence work done is integration of F dx. So hence we have this expression for work done whenever force is a variable force. Variable force में work done integration of F dx, constant force में work done dot product of force and displacement. The SI unit of work done is joule. एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल ही है, वर्क डन का भी ऐसा यूनिट जूल ही है. वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल. और व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट इफ यू रिमेंबर इज अर्ग्स. 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग्स? स्कूल में सबने पढ़ा है 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग्स. तो ये स्कूल का है इसलिए मैंने यहां पे लिखा नहीं है. 1 जूल इक्वल्स 10⁻⁷ अर्ग्स. अर्ग्स इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क. तो ये हम लोग स्कूल का थोड़ा सा ये याद किया एंड वी सॉ 2 न्यू प्रोसेसेस हियर. द डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क व्हिच वी आर एक्सपेक्टेड टू नो इन आवर 11th स्टैंडर्ड एंड द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क व्हेन वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज हैपेंस. Work is done by a variable force, we will have to use integration. Work is done by constant force, dot product. Now coming to our next quantity, power. तो पावर किसमें कितना है? तो पावर हम लोग नॉर्मली एसोसिएट करते हैं इंजन से. सबसे इंजन का पावर ज्यादा रहना चाहिए, बल्ब का पावर ज्यादा रहना चाहिए. तो ये सब क्यों बोलते हैं हम लोग? तो इंजन का पावर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा वर्क कर पाएगा और ज्यादा जल्दी से कर पाएगा. मोर द पावर ऑफ द इंजन, मोर वर्क विल बी डन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. कम टाइम में ज्यादा वर्क कर दे तो उसको बोलते हैं पावर. ओके, तो इसीलिए व्हाट इज द डेफिनेशन और द फॉर्मूला फॉर पावर? पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम. कम टाइम में जिसने ज्यादा वर्क किया उसका पावर ज्यादा है. कम टाइम में जिसने ज्यादा वर्क किया उसका पावर कैसा है? ज्यादा. एंड पावर पे जिस साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है दैट साइंटिस्ट इज जेम्स वॉट. इन द ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट जेम्स वॉट वी इंट्रोड्यूस द एसआई यूनिट ऑफ पावर एज वॉट. तो हम लोग वॉट ऐसा यूनिट यूज करते हैं पावर के लिए. शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी उसको डब्ल्यू भी दिखाते थे हम लोग. जैसे पावर ऑफ अ बल्ब 50 वॉट्स, 100 वॉट्स. तो वॉट्स इज द यूनिट ऑफ पावर. ओके, फिर वर्क का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है? वर्क का फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस. सो लेट मी रिप्लेस दिस डब्ल्यू बाय एफ डॉट एस फ्रॉम अवर अर्लियर डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. सो एफ डॉट एस अपॉन टी. अब इसमें तुम आराम से देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैंने बोल दिया वेलोसिटी. तो व्हाट इज द ओवरऑल फॉर्मूला फॉर पावर? फोर्स डॉट वेलोसिटी. तो वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस, पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी. वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस, पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी. और ये स्कूल वाला फॉर्मूला तो हम लोग को याद ही रखना है. वर्क अपॉन टाइम इज पावर. द अदर यूनिट्स ऑफ पावर विच वी यूज इज हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स. ये भी स्कूल में सबने पढ़ा है.
ये हम लोग हॉर्स अगर लिया, एक हॉर्स का कितना पावर होगा, तो एक स्टोरी है इसके पीछे। एक हॉर्स एक राजा ने लिया था और उसका कितना पावर है इन टर्म्स ऑफ दिस जेम्स वॉट का इंजन। तो उन्होंने देखा कि एक हॉर्स के पास 746 वॉट्स जितना पावर होता है। ओके, तो दैट्स व्हाई 1 हॉर्स पावर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर एंड इट इज 746 वॉट्स। Then coming to this kinetic energy, ये भी स्कूल में बहुत अच्छे से सबने पढ़ा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है, वेलोसिटी है, तो उसके पास एक एनर्जी एसोसिएटेड है विच इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। मास पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। देन वी हैव अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन किधर है उसके बेसिस पे एक एनर्जी होगा विच इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा है तो यहां गिरेगा तो मुझे उतना लगेगा नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को ऊपर रख देंगे बहुत ही, तो ऊपर रख दिया तो अब ये गिरेगा तो हम लोग को ज्यादा लगेगा। द एनर्जी विच ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, उसके पोजिशन के कारण उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहां पे और ज्यादा है, यहां पे और ज्यादा है। मोर द हाइट मोर द पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। देखो, एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास क्यों आता है, क्योंकि हम लोग उस पर वर्क करते हैं। मान लो ये हमारे पास हैवी वेट है, 10 किलो है, मान लो जस्ट इन केस दिस इज अ हैवी वेट 10 kg। ओके, तो इस 10 kg को अगर ऊपर लाना है मुझे, तो मुझे इसको वर्क करना पड़ेगा। 10 kg के ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करना है तो आई विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो आई विल डू वर्क। हाउ मच इज द वर्क डन? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। So how much force am I applying on this object? I am applying a force equal to gravitational force, that is the weight of the object. तो मैं कितना फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? mg, the weight of the object. इसका जितना वजन है उतना फोर्स लगाएगा तभी तो ये ऊपर आएगा। तो आई एम अप्लाइंग द फोर्स mg. And how much is the displacement? Displacement is h. I am taking this object through a displacement h. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? h. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय मी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू h। तो यही हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। जितना हम वर्क करेंगे mgh, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mgh। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट एंड वर्क का यूनिट आर सेम, विच इज जूल। Okay, and the CGS unit, as I said, is erg. 1 joule is 10⁻⁷ ergs. Now coming to our new quantity, which is impulse. Impulse जो quantity है इसका मतलब क्या है? Okay, तो impulse means large force acting for a small time. Okay, मान लो तुम खड़े हो और अचानक से किसी ने जोर से ऐसा चाटा मारा, तो चाटा मारा तो हम लोग को बुरा लगता है। क्यों बुरा लगेगा? बिकॉज एक बहुत बड़ा फोर्स आएगा छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। So that thing is called as impulse. Impulse means large force acting for a small amount of time. जैसे मान लो तुम खड़े हो, अचानक से रिक्शा का टायर तुम्हारे पैर के ऊपर से गया, तो वहां पे भी क्या होगा? Large force will act on your leg for a very small amount of time. So that situations in physics we define by the term impulse. Impulse का symbol है J. It is a vector quantity. And it is the product of force and time. Large force acting for a small time. So this is impulse. Okay. Impulse का formula हो गया force into time, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी भी कर सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना है तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो इम्पल्स का ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इम्पल्स का और एक फॉर्मूला होता है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज डीपी बाय डीटी। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी इज एफ डी टी आएगा।
इन द नेक्स्ट स्टेप वी इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ डीपी आएगा चेंज इन मोमेंटम। ओके, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीपी आएगा पहले तो p, बट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, तो p इनिशियल से p फाइनल, तो हमारा आंसर आएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल विच इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dp आएगा डेल्टा p एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dt विच इज नथिंग बट इंपल्स। ओके, तो इसीलिए चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, ये हम लोग ने प्रूव कर दिया। इंपल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स के कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास? इंपल्स का पहले तो सिंबल है J, ये जूल नहीं है, ये J सिंबल है इसका। ओके, और इट इज फोर्स इनटू टाइम। इंटीग्रेशन के फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ f dt एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होगा? तो देखो इंपल्स है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकंड। इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ impulse. So these are the quantities which we need to remember, and we will use these quantities and definitions in our next section where we will learn work energy